बौनी ननदों से भरा ससुराल। अरे भाई साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। समोसे, कचौड़ी, रबड़ी कुछ तो चखिए। वैसे हमारे यहाँ की बीकानेर की रसमलाई भी बड़ी मशहूर है। अरे नहीं बहन जी, मीठा खाकर मन भर गया। जल्दी से लड़के दिखवा दीजिए, ये तो चलता रहेगा। जी जी, अब अपनी बेटियों के बारे में क्या ही कहूँ। समझ लीजिए, खरा सोना है, BA में पढ़ी लिखी है, नौकरी चाकरी तो पक्की है। शीला अपनी 10 बेटियों की शेखी बघार रही थी, तभी 10 बहनें पिंकी, कोमल, रेशमा, काजल, गुंजन, नेहा, ममता, सपना, दीपिका, शिल्पा बाहर आकर नमस्ते करती हैं। जी आप सबको नमस्ते। बौनी बहनों को देखते ही रंजीत आग बबूला होकर उठ खड़ा होता है। ये क्या भद्दा मजाक है बहन जी, ये 10 तो बोनी है। ऐसी 3 फुटिया के साथ अपने बेटों की शादी करवाकर मुझे मेरे खानदान की खिल्ली नहीं उड़वानी। चलो बच्चों। भाई साहब सुनिए तो सही, आपस में बैठकर बात करते हैं। इस बार भी इन 10 डांटी लड़कियों ने हमारी नाक कटवा दी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो तुम जैसी 10-10 बौनी बेटियां मेरी कोख में पैदा हो गईं। शीला की बातें 10 बौनी बहनों के दिल में चाकू की तरह चुभता है। माँ, इसमें हमारा क्या दोष है जो भगवान ने हमें बौना बनाया है? तो चुप कर, वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। गिट्टी कहीं की, हाइट 3 फुट की है मगर जुबान 6 फुट की है। और मैंने तुम सबको पेंसिल वाली हील लाकर दी थी, वो क्यों नहीं पहनी? जवाब दो। माँ, हमें पेंसिल हील पहनने की आदत नहीं है। मैंने पहना था मगर लड़खड़ा करके गिर गई, पैर में मोच भी आ गई, इसलिए नहीं पहना। माँ, मेरी ये नाटी बहनें लड़के ढूंढने में 100 जोड़ी जूते घिसवाएंगी। अब आप मेरी शादी करवा दीजिए, मैंने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है। अपने बेटे कबीर के इतनी बड़ी बात पर भी शीला कुछ नहीं कहती, क्योंकि कबीर 10 बौनी बहनों के बीच इकलौता था और कद काठी से भी लंबा था। अरे जरा मैं अभी तो देखूं मेरे बेटे की पसंद कैसी बहू चुनी है उसने। वारी जावा, मेरी होने वाली बहू तो कद काठी से लंबी और सुंदर है। इसका मतलब आपको मेरी शादी में कोई आपत्ति नहीं है माँ? अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कान खोलकर सुन लो मेरी बौनी बेटियों, इस घर को सजाने की तैयारी तुम 10 को करनी है। जाओ काम में लग जाओ, गिट्टी कहीं की। जी माँ। 10 निराशा भरे चेहरे लेके तैयारी में लग जाती हैं। मैं तो भाभी के आने से बेहद खुश हूँ। उनके आने के बाद हम उनसे ढेरों बातें करेंगी, उनका काम में हाथ बटाएंगी। रेशमा, मुझको नहीं लगता कि भाभी हमसे घुलेंगी मिलेंगी, क्योंकि जब हमारी खुद की माँ और भाई हमें पसंद नहीं करते तो वो तो पराई हैं। ये बोलते हुए पिंकी के साथ साथ बाकी बौनी बहनों की पलकें नम हो जाती हैं। थोड़े दिनों बाद सुप्रिया ससुराल आ जाती है। शीला ठाट बाट से उसका स्वागत करवाती है। हाँ बहू आओ, तुम्हारा खूब स्वागत है। जितना तस्वीर में देखा था तो मुझसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। धन्यवाद माँ जी। माँ जी, मेरी 10 नंदे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो सब कहाँ है? वो शादी की भागदौड़ में थककर चूर हो गई थी तो आराम कर रही हैं कमरे में। सबकी सब आलसी कामचोर हैं। शीला की बातें कमरे में रो रही 10 बौनी नंदों को सुनाई दे जाती हैं। गुंजन बोलती है, सिर्फ इसलिए कि हम 10 नाटी हैं, गिट्टी हैं, माँ ने हमें इस कमरे में कैद कर दिया जैसे हम इंसान ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ चलो सब, ये मौका फिर नहीं आएगा, हम सब भाभी की द्वार चिकाई करते हैं। 10 नंदों से जब रहा नहीं गया तो कमरे से बाहर निकल आती हैं। उन्हें देखकर इकलौती भाभी सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका ध्यान उनके बौने कद पर नहीं गया, जबकि माँ और भाई के तन बदन में आग लग गई। देख रही हो माँ, कितनी गुस्ताख है तुम्हारी ये गिट्टी बेटियां, मना करने के बाद भी आ गईं। इनकी खबर तो मैं लेती हूँ। बहुत तुम थक गई होगी, कमरे में जाके आराम कर लो। जी माँ जी। सुप्रिया जैसे ही कमरे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है, 10 बौनी ननद रास्ता रोक लेती हैं। चलिए चलिए हमारी प्यारी भाभी, पहले हम 10 की द्वार चिकाई निकाले, फिर रास्ता मिलेगा। तभी पड़ोसन कमला उनका मजाक बनाती है। अरे बहू चिंता मत कर, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। अपनी 10 ननद के लिए एक एक लॉलीपॉप दे दे, पैसे और सोना चांदी लेकर क्या करेगी ये? कमला की तानाशाही से 10 की आंखें नम हो गई। सुप्रिया ने अपने पर्स से नोटों का बंडल निकाल कर उन्हें देने लगी। ये लो मेरी प्यारी नंदो, रख लो। नहीं नहीं भाभी, हमें ये रुपए नहीं चाहिए। ये तुम 10 का नेक है, तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। और आंटी जी, आप इस दुनिया में कोई पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है। आप खुद के ही गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, दूसरे के घर घुसकर चुटकी लेने की आदत है। ये सुनकर कमला का मुंह बन गया और वहां से चली गई। कोमल, पिंकी, काजल फूट फूट कर रो पड़ी। थैंक यू भाभी, पहली बार किसी ने हमें बौनी होने का ताना नहीं मारा, बल्कि सम्मान बढ़ाया है। सुप्रिया जैसे ही कबीर के साथ कमरे में गई, शीला ने पैसे छीन लिए। लाओ मेरी नाटी बेटियों,
ये नोटों का बंडल मुझे दो और कल सुबह की आंख खुलने से पहले उसे बिस्तर पर चाय दे देना। जी माँ। तड़के सुबह होते ही दसों बहनें घर के कामकाज में लग जाती हैं। नेहा और गुंजन रसोई में चाय बना रही थीं। गुंजन, चीनी चाय पत्ती का डिब्बा उतार, दूध पूरी तरह उबल गया है। नेहा माँ ने बिल्कुल ऊंचे दराज में चाय पत्ती चीनी का डब्बा रखा है, नहीं उतर रहा है। गुंजन जैसे ही उछलकर डिब्बा उतारने की कोशिश करती है, डिब्बा चकनाचूर हो जाता है। शीला भड़के मिजाज में किचन में आकर गुंजन के बाल पकड़ लेती है। नास पीटी नाटी, इतना महंगा चाय पत्ती का जार तोड़ दिया, बिना चीज तोड़े तुम बॉनी को चैन नहीं पड़ता? माँ, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी सुप्रिया किचन में आ जाती है। माँ जी छोड़िए, कैसी पत्थर दिल हैं आप, अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं। बहुत तो नहीं जानती इन दसों बॉनी नंदों को, जब देखो काम बिगाड़ती है। इनके चलते अड़ोस पड़ोस में बॉनी बेटियों से भरा घर नाम पड़ा है। एक चाय बनाने को कहा था इन्हें। माँ जी, मेरे होते हुए मेरी दसों नंदों को काम करने की जरूरत नहीं है। गुंजन, हाथों में चाय बनाती हूँ। सुप्रिया चाय बनाने लगती है। शीला चिढ़कर पैर पटक कर चली जाती है। इसी तरह सुप्रिया अपनी दसों बॉनी ननद के पक्ष में बोलती है और उनके बीच अटूट रिश्ता बन चुका था। दसों बॉनी ननद भी अपनी इकलौती भाभी पर जान न्योछावर करती थी। भाभी, मैंने सब्जी काट दिया है और भाभी, मैंने पराठे के लिए आटा लगा दिया, ये लीजिए, अब आप बना लीजिए। थैंक यू रेशमा। कोमल, भाभी आप ठीक तो है ना? पता नहीं, दिल कच्चा कच्चा सा हो रहा है। इतने में सुप्रिया को उल्टी आती है और वह बाथरूम में दौड़ती है। उसकी दसों बॉनी नंदे खुशी से चहक उठती हैं। जैसे ही सुप्रिया बाथरूम से बाहर निकलती है तो सब उतावली होकर पूछती हैं, भाभी क्या हम दसों बुआ बनने वाली हैं? बोलिए ना। हाँ, तुम बुआ बनने वाली हो। भाभी भाभी, आपने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। ऐसा बोलकर ममता जैसे ही गले लगने के लिए आगे बढ़ती है तो कबीर डांट कर उसे पीछे कर देता है। अरे ओ बुटकी, हट पीछे। क्यों भाई, आखिर हम भी तो भाभी की कुछ लगती हैं, हमें उन्हें बधाई देने का हक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे पर तुम दोनों बोनी बहनों की परछाई पड़े और मेरा बच्चा भी नाटा पैदा हो या मेरी आने वाली पीढ़ी बोनी हो। बस कीजिए कबीर भैया, अगर आपकी यही इच्छा कि हम भाभी से दूर रहे तो ठीक है। अब हम भाभी के पास नहीं आएंगी, चलो सब। दसों टूटे मन से कमरे में लौट आती हैं। काफी देर के बाद सुप्रिया थाली में खाना लेके सबको मनाने आती है और अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाती है। चलो रेशमा, पिंकी, कोमल, गुंजन, नेहा, ममता, शीतल, खाना खा लो जल्दी से। नहीं भाभी, हमें भूख नहीं है। देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी बुआ तुम्हारे पापा के कारण मुझसे रूठ गई है। कहती है भूख नहीं लगी। मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले भतीजा भतीजी के लिए खा लो। ये सुनकर दसों इमोशनल हो जाती हैं। भाभी, हम आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। हमारी तकदीर में ही बौनेपन का ताना सुनना सारी जिंदगी में लिखा है। इस पूरी दुनिया में हम दसों बौनी ननद का आप ही सहारा है। पता है, मेरा ससुराल मेरी 10 प्यारी प्यारी नंद से भरा। कितना खुश नसीब होगा मेरा बच्चा जो 10-10 बुआ की गोद में खेलेगा। दरवाजे पर खड़े दोनों माँ बेटे उनका प्यार देखकर जलकर खाक हो जाते हैं। बहू का इन दसों बौनियों के साथ घुलना मिलना मुझको बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। कबीर, तू दसों के लिए कैसे भी लूला लंगड़ा बूढ़ा कोई भी लड़का देख, इन्हें इस घर से चलता करना है। कुछ ही दिन में कबीर दसों की खातिर उम्र दराज और शादीशुदा लड़कों के रिश्ते देखता है। माँ, सुप्रिया के रहते वो इन दसों की शादी नहीं होने देगी। बहू का इंतजाम मैं करती हूँ। शीला अपनी बहू के कमरे में आती है। बहू, वो मैं कह रही थी, तुम्हें 4-5वां महीना लग गया है तो अब तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने मायके चला जाना चाहिए। तुम्हारा पहला बच्चा है ना, इसलिए। माँ जी, मुझे अचानक मेरे मायके क्यों भिजवा रही हैं? ये दोनों कुछ तो साजिश रच रही हैं। सुप्रिया अपने मायके चली जाती है। इधर जोर जबरदस्ती से शीला अपनी दसों बौनी बेटियों की शादी उम्र दराज बूढ़े और शादीशुदा आदमियों से करवाती है। तभी ऐन मौके पर सुप्रिया आ जाती है। माँ जी, कबीर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगी। मेरी कुंवारी ननद की शादी आप पिता समान आदमी और शादीशुदा आदमी से करवा रहे हैं। इससे अच्छा तो आप इनका गला घोट दीजिए। बस कर बहू, हमें और शर्मिंदा मत कर। पंडित जी, ये शादी रोक दीजिए। मेरी बच्चियों, मैं तुम सबकी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। आओ मेरे कलेजे से लग जाओ। दसों शीला के गले लग जाती हैं। आखिर में सुप्रिया नेक रिश्ते चुनकर दसों बौनी ननद की शादी करवाती है। भाभी, मैं क्या सोच रही थी कि अब इस रेडी का झंझट खत्म कर देते हैं। आराम से एक ढाबा खोल लेंगे जिसमें एक जगह में ही हमारा काम हो जाए करेगा। ठीक है, वैसे दिया कभी सोचा ही नहीं था कि छोटी सी रेडी से और उस गरीबी से निकलकर कभी हम ये दिन भी नसीब कर पाएंगे।
आज हमारे पास पहनने को गर्म कपड़े हैं, रहने को पक्का घर है। ये तो आपने सही कहा भाभी, पहले की जिंदगी की सोचो तो आज की जिंदगी किसी का सपने से कम नहीं है। दिया और सोना ऐसे ही इमोशनल हो रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों थी? क्या उनकी इस जिंदगी के पीछे खून के आंसू छिपे हुए थे? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। माँ बहुत सर्दी लग रही है। माँ बहुत ठंड है, अब रहा नहीं जाता। बच्चों, आयुष, तीशु, आओ दोनों मेरे पास आ जाओ। हाँ दिया, बच्चों को अपने पास बुलाकर इन्हें मेरी कॉटन की साड़ी ही ओढ़ा दो, कुछ तो इनकी सर्दी रुकेगी। तब तक बस अंडे ही उबल जाएंगे तो मैं इन्हें गर्मा गर्म अंडे खाने को दे दूंगी। सोना ने जैसा बोला था दिया ने वैसा ही किया। वो बच्चों को खुद से लिपटा कर लेट गई, जिससे कि बच्चों की कपकपी रुक गई। सोना और दिया दोनों नंद भाभी थीं। वो काफी ज्यादा गरीब थीं और सर्दी का मौसम हर साल उनके ऊपर कोहराम लेकर आता था। इस साल की सर्दी भी उनके ऊपर खूब टूट रही थी। बच्चों ये लो, ये अंडे खाओ, इससे तुम्हारे शरीर में गर्माई आ जाएगी। आयुष, तीशु बेटा उठ जाओ। भाभी, शुक्र है भगवान का जो हमारे घर में मुर्गी पल रही है। अगर ये भी ना होती तो इस सर्दी में हमें ना कुछ खाने को ही मिलता, ना ही ओढ़ने को। सही कहा, मेरी मुर्गियों की बदौलत ही हम ये उबले अंडे खा रहे हैं। बच्चों इन्हें खाकर सो जाना। सोना की बात सुनकर बच्चों ने वैसा ही किया। उन्होंने गर्मा गर्म अंडे खा लिए और फिर सभी सो गए। सर्दी की रात थी, ठंडी सर्द हवाएं चल रही थी और ऐसे में गरीब परिवार पर ओढ़ने को कोई छोटा मोटा कंबल तक नहीं था। किसी तरह रात कटी और सुबह को आ जाओ मेरी मुर्गियों, सारी रात तुम्हें भी सर्दी लग रही होगी ना। सोना के बुलाने पर सभी मुर्गियां दरवाजे से एक एक कर निकल गईं। दिया भी वहीं ही थी। सोना भाभी, ये मुर्गियों की गिनती कुछ कम लग रही है। नहीं तो मुझे नहीं लगता। नहीं भाभी, हमारे पास 7 मुर्गी थी और ये देखो ये तो बड़ी बड़ी बस 6 ही है। वो छोटी वाली गोल्डन मुर्गी कहाँ चली गई है? नहीं तो मैंने तो कल रात 7 ही बंद की थी। कहीं सोना ने घबराकर दरवाजे में झांक कर देखा। बेचारी एक मुर्गी दरवाजे में मरी पड़ी हुई थी। सोना को उसे देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने उसे निकाला। अरे नन्ही मुर्गी, दिया अभी तो इसे बड़ा भी होना था। ज्यादा मत सोचो भाभी, ये बेचारी सभी मुर्गियों से छोटी ही थी, इसलिए कल की भयानक सर्दी शायद इससे झेली नहीं गई। सही कहा, इस निर्दयी सर्दी ने मेरी मुर्गी की भी जान ले ली। दिया, आज हमारी एक मुर्गी मरी है, सर्दी तो रोजाना ही एक जैसी ही रहेगी। ऐसा ना हो कि देखते देखते ये सारी ही। नहीं नहीं दिया, मैं नहीं चाहती कि ये जीव ऐसे तड़प तड़प कर मर जाए। मैं इन्हें बेच दूंगी। अगर ये किसी अच्छे घर में रहेंगी तो ये और स्वस्थ रहेंगी। सही कहा भाभी आपने। भाभी बहुत देर हो रही है, काम पर चलिए। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। दिया तुम चलो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। सोना दिया को बोलकर अंदर गई और अपने पति से बोली, अमन जी, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप मेरी मुर्गियों को बेच देना। क्यों सोना, तुम्हारी तो उनमें जान बसती है। जान बसती है इसलिए ही तो बिकवा रही हूँ। एक मुर्गी तो इस पाले में निकल ही गई। मैं नहीं चाहती कि बाकी भी ऐसे ही मर जाएं। आप समझ गए ना? अब मैं चलती हूँ। आयुष, तीशु बेटा दोनों घर का ख्याल रखना। सोना ऐसे बोलकर अपने काम की जगह पर आ गई। आ गई तुम दोनों, पूरे आधे घंटे लेट आई हो। अब तुम्हारी 50 रुपए काटे जाएंगे। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा न करना। हम भले ही आधे घंटे लेट हैं, लेकिन हम सारा काम वक्त से निपटा देंगे। पैसे तो कटेंगे, अब ज्यादा बातें ना बनाओ। चलो जल्दी से सफाई और धुलाई करो, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। उसके बाद और भी काम है। बेचारी हालातों से मजबूर नंद भाभी उस घमंडी औरत के घर में काम पर लग गई। सोना ने झाड़ू पोछा किया तो दिशा ने सारा घर ही पानी से धो डाला। हो गई सफाई? ठीक है, तो अब तुम दोनों जाकर जल्दी से बर्तन और खाने का काम निपटाओ, और हाँ सफाई से करना। सोना और दिया दोनों बर्तन और खाना पकाने को आ गई, जहाँ दिया सोना से बोली, भाभी आज तो महीना मिलने का दिन है ना? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। शाम को पैसों से कंबल और स्वेटर लेकर चलेंगे। बच्ची और भैया खुश हो जाएंगे। दिया और सोना ऐसे ही सपने देख रही थी। देखते ही देखते शाम भी आ गई और उनकी मालकिन ने उन दोनों को 500 रुपए दे दिए। मालकिन बस इतने कम पैसे? हमने तो 1500 रुपए महीने पर लगे थे ना। अच्छा, ये तो तुम्हें याद है। वो याद नहीं जो तुम आधे दिन लेट आई। एक बार तुमने मेरा कीमती बर्तन तोड़ा, एक बार तुम्हारी वजह से मेरा खाना खराब हुआ। उस सब का हिसाब निकाल कर तुम्हारा यही बच रहा है। दोनों नंद भाभी जो महीने भर से मेहनत कर रही थीं, मात्र 500 रुपए हाथ में देखकर दुखी हो गई। भाभी हमने तो क्या क्या सोचा था, लेकिन देखो तो जरा हमें मिला क्या है। सही कहा, इन पैसों में तो महीने का राशन भी नहीं आएगा। कंबल और स्वेटर तो दूर की बात है। हमसे सही तो इनका काम है,
कितना ज्यादा कमा लेते होंगे ना ये भी। भाभी ये तो ऑमलेट की रेडी है। हे भगवान, मात्र 2 अंडों का ऑमलेट 30 रुपए। भाभी सर्दी में भी अंडा हद है, 7 रुपए का मिलता है और ये 30 रुपए के ऑमलेट में दे रही है। भाभी क्यों ना हम, सोच तो मैं भी रही हूँ। अरे नहीं, मैंने तो अमन जी से मुर्गी बेचने को कह दिया था। ओह नो भाभी, जल्दी घर चलो। दोनों नंद भाभी भागते हुए घर पहुंची। घर में अमन बस मुर्गियों का सौदा कर ही रहा था कि रुक जाइए अमन जी, मेरी मुर्गी मत बेचिए। ये क्या बात हुई, कोई मजाक है क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए, हमारी मुर्गी हमारे पास ही रहने दीजिए। दिया की बात सुनकर वो आदमी वहां से चला गया। जब अमन ने सोना से अचानक मुर्गी न बेचने का रीजन पूछा तो उन्होंने उसे भी अपना आइडिया बताया, जिस पर अमन ने भी हामी भर ली। और अगले दिन ऑमलेट ले लो, गर्मा गर्म देसी मुर्गी के अंडे का ऑमलेट मात्र 20 रुपए में। हमारी रेडी पर तो कोई भी नहीं आ रहा। भाभी खरीदार ना बढ़ जाते हैं, ऐसे एक ही जगह पर खड़े खड़े हमारी बिक्री नहीं होगी। चलो गली मोहल्ले में ऑमलेट बेचने चलते हैं। नहीं दिया, इस एक जगह पर ही खड़े खड़े इतनी सर्दी लग रही है, गली मोहल्ले में बेचने को जाएंगे तो सर्दी और भी लगेगी। वैसे भी कुछ गर्म भी हमारे पास पहनने को नहीं है। भाभी ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है, अब सर्दी है तो लगेगी ही, लेकिन हमें हर चुनौती से हिम्मत से जीतना है इसे। दिया की बात से सोना में भी हिम्मत आई और दोनों नंद भाभी ऑमलेट बेचने को एक मोहल्ले में आ गई। ऑमलेट ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गर्मा गर्म सर्दियों की जान ऑमलेट। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, मात्र 20 रुपए। दीदी एक ऑमलेट दे दो। अच्छा बेटा। भाभी भगवान का शुक्र है, एक ऑमलेट तो बिका, अब देखना ऐसे ही और भी बिक जाएंगे। दिया और सोना में एक ऑमलेट बिकने से हिम्मत सी जगी। लगभग 1 घंटे उन्होंने उस मोहल्ले में ऑमलेट बेचा और फिर वो दूसरे मोहल्ले में बेचने आ गई। कुछ इस तरह सर्दी में उन्होंने काम किया। भगवान का शुक्र है, पहले ही दिन थोड़ी बहुत तो कमाई हुई। हाँ भाभी, पहले दिन इतना बिका काफी है। अब चलो घर चलते हैं, ठंड भी लग रही है। सोना और दिया दोनों ऑमलेट बेचकर सर्दी में घर आ गईं, जहां उन्होंने खुद भी ऑमलेट ही बनाकर खाया। ऐसे ही लगभग 1 महीना तक सिलसिला चलता रहा। हर रोज वो दोनों सर्दी में अपनी रेडी को इधर उधर लेकर घूमती थी और अब तो लोग उन्हें पहचानने भी लगे थे। मैं देखो ऑमलेट वाली आ गई, मुझे पैसे तो मुझे ऑमलेट लाना है। ये लो ऑमलेट लिया ना, और ये वैसे भी बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हैं। जी माँ। ऐसे ही अब लोग उनके ऑमलेट का स्वाद पसंद करने लगे थे और ऐसे ही चलते चलते अब बहुओं के दिन बदलते जा रहे थे। भाभी मैं क्या सोच रही थी कि अब इस रेडी का झंझट खत्म कर देते हैं, आराम से एक ढाबा खोल लेंगे जिसमें एक ही जगह हमारा काम पूरा हो जाया करेगा। ठीक है, वैसे दिया कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी सी रेडी से और उस गरीबी से निकलकर कभी हम ये भी दिन नसीब कर पाएंगे। आज हमारे पास पहनने को गर्म कपड़े हैं, रहने को पक्का घर है। ये तो आपने सही कहा भाभी, पहले की जिंदगी को सोचो तो आज की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं ही लगती है। दिया की बात सुनकर सोना भी इमोशनल हो गई। दोनों नंद भाभी ने अब रेडी से अपना ढाबा बना लिया था, जहां देसी मुर्गियों के अंडों का ऑमलेट बिकता था और लोग बेहद उसे पसंद भी करते थे। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इसीलिए तो कहते हैं कि सब मुमकिन है, बस इंसान में कुछ करने का साहस होना चाहिए।